गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनिक। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक है, उनका अध्ययन करेंगे। 10th क्लास में तो ये स्पष्ट टॉपिक है ही, साथ में मेरे रीट वाले दोस्तों को भी बता देता हूँ मैं कि हमारी यूनिट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है, तो यहाँ से कुछ एक रासायनिक यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे। कुछ एक दैनिक जीवन में जो रासायनिक यौगिकों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और वहाँ से हम उसको जोड़कर देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व है। तो ये रासायनिक यौगिक है, ये विज्ञान के यौगिक हैं और इनका महत्व तो हमें देखना ही होगा। प्लस यूनिट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि रासायनिक यौगिकों के सूत्र और उनके समीकरण, रासायनिक यौगिकों के सूत्र और रासायनिक समीकरण, तो वहाँ से भी इसको उस टॉपिक की दृष्टि से भी इस यौगिकों का अध्ययन किया जा सकता है। तो चलो हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर कुछ उपयोगी यौगिक, वही यौगिक मैं ले रहा हूँ जो कक्षा 10th में दे रखे हैं, बाकी के यौगिक मैं नहीं अध्ययन करूँगा यहाँ पर। तो पहला यौगिक NaCl दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, NaCl, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसे साधारण नमक भी कहते हैं। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम प्रेम से कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये जो दूसरे नाम है से व्यावहारिक नाम कह सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बैंकिंग सोडा कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। जैसे देखो, केक काक बनाने में इसको काम में लिया जाता है, सोडा वाटर में इसको काम में लिया जाता है। केक बनाने में क्यों काम में लिया जाता है कि जो खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री में अगर इसे NaHCO3 मिला दिया जाता है, तब इसको गर्म किया जाता है। NaHCO3 को इस खाद्य सामग्री में मिलाने के साथ इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस हमें H2O मिलेगा, प्लस CO2 गैस मिलेगी। जब वो CO2 गैस इससे बाहर निकलेगी तो इस खाद्य सामग्री में छेद करते हुए इसे फुला देगी और हल्की बना देगी। क्या कर देगी, इस खाद्य सामग्री को हल्की कर देगी, खाद्य सामग्री में छेद कर देगी और खाद्य सामग्री को फूल जाएगी। खाद्य सामग्री क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। इसलिए केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडे का, या खाने के सोडे का, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। उसके बाद देखो, इसको गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट, जिसे कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। इसका हम अध्ययन करेंगे, धावन सोडे का भी अध्ययन करेंगे। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसके बाद हम विरंजक चूर्ण का अध्ययन करेंगे, और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसको किससे प्राप्त किया जाता है, वो हम देखेंगे कि इसको भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपने नाम सुना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जिप्सम को गर्म करने के बाद प्राप्त किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रस CuSO4 का अर्धहाइड्रेट, मतलब कॉपर सल्फेट का क्या होता है, अर्धहाइड्रेट होता है। इसका हमें अध्ययन करेंगे, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, अर्धहाइड्रेट होता है। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, इसका भी हम गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस में से क्या किया गया था, सर्वप्रथम गर्म करके तैयार किया गया था। किसको गर्म किया, जिप्सम को तैयार किया। CuSO4 के साथ दो अणु किसके हैं, H2O को। जिप्सम को जब गर्म किया गया तो इसमें से क्या हुआ, जो जल के अणु है वो बाहर निकल गए और एक सफ़ेद पाउडर के रूप में क्या मिला, हमें POP मिला। और इसको POP को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो तापित मर्त POP प्राप्त होता है, मतलब एकदम से मर्त बिल्कुल पाउडर सा प्राप्त होता है। तो ये हमारे 6 यौगिक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। हमारे 10th क्लास में स्पष्ट लिखा हुआ है, इनके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। देखो, पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ NaCl। सर्वप्रथम कौन सा टॉपिक उठा रहा हूँ, NaCl के बारे में हम क्या कौन से, देखो NaCl के बारे में पॉइंट आपको याद रखना है। इससे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये इन दोनों सोडियम और क्लोराइड जो यौगिक होता है वो आयनिक बंध के द्वारा बंधा हुआ होता है। आयनिक बंध कैसे, देखो सोडियम होता है, सोडियम का देखो
परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11 होते हैं, मतलब 2, 8 और 1। एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकता है, ये त्याग कर सकता है। त्याग करने पर क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। तो Na पॉजिटिव प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा। अब इधर से Cl आएगा। अब Cl क्या करेगा, देखो Cl क्या होता है, आपको पता है Cl में कितने होते हैं, 2, 8, 10, फिर कितने होते हैं, 7, फिर कितना, 17 होता है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और परमाणु भार इसका कितना होता है, 35 होता है, और इसका कितना होता है, परमाणु सोडियम का 23 होता है। ये भी आपको ध्यान, आपके नॉलेज के लिए ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। इस प्रकार इनका आयन, तो हम इसे साधारण नमक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। पहला टॉपिक इसका, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। अब इसको प्राप्त किया जाता है, इसे साधारण नमक भी कहते हैं। इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसको प्राप्त करने की एक व्यापारिक रूप से, मतलब इसको व्यापारिक रूप से क्या किया जाता है, जो खारा पानी होता है या समुद्र का पानी होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा ही होता है। समुद्र का पानी, या फिर आप कह सकते हो किसी खारे पानी के स्रोत, क्योंकि समुद्र ही क्या है, खारे पानी का स्रोत है। तो आप कह सकते हो खारे पानी के स्रोत को, खारे पानी के स्रोत से प्राप्त जल को पहले क्या करते हैं, थोड़ा वाष्पीकृत करते हैं। थोड़ा क्या करते हैं, वाष्पीकरण किया जाता है। वाष्पीकरण कहें तो आप इसे क्या कह सकते हो, नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, सुखा कर, नॉर्मल भाषा में सुखा करके। अब क्या होता है कि जो सांद्र हमारे पास क्या बन जाता है, सांद्र जल बन जाता है। जल क्या हो जाता है, थोड़ा सांद्र। फिर उस जल का क्या कर लिया जाता है, क्रिस्टलीकरण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, क्रिस्टलीकरण। तो हमें एक नमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नमक। लेकिन नमक जो प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध क्यों होता है, कि इस प्राप्त नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड संबंधी क्या होती है, अशुद्धियां घुली रहती है। अब इन अशुद्धियों को दूर कैसे करें, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा टैंक लूंगा। क्या लूंगा, एक बहुत बड़ा टैंक लेता हूं। ये मेरे पास क्या है, टैंक, और टैंक में क्या भरा हुआ है, संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब शुद्ध NaCl का संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। इस विलयन में जो नमक मुझे प्राप्त हो उसको डाल दिया जाएगा, इसमें मिला दिया। इसमें देखो जो अशुद्ध नमक है MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है वो नमक मिला दिया जाता है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, बहुत तेज गति से हाइड्रोक्लोराइड गैस प्रवाहित करता हूँ। हाइड्रोक्लोराइड गैस प्रवाहित करूँगा तो नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। मतलब जो शुद्ध नमक है वो यहाँ पर तली में एक तरह इकट्ठा हो जाएगा। इस यहाँ पर तली में इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या होगा, शुद्ध NaCl का अवक्षेप, शुद्ध NaCl का अवक्षेप। ये तो हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, साधारण नमक। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ ये प्राप्त होती है कि एक पॉइंट यहाँ से आपको परीक्षा दृष्टि ये रखना है कि ये उदासीन होता है। इसका ये क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब NaCl क्या होता है, उदासीन होने का मतलब ये इसकी प्रकृति नहीं तो क्षारीय होती है, नहीं क्या होती है, अम्लीय होती है। और जब इसकी प्रकृति नहीं क्षारीय होती है, नहीं अम्लीय होती है, इसकी pH की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। क्यों भाई 7 क्यों होती है, क्योंकि ये प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से प्राप्त होता है। जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। कैसे, जैसे HCl क्या हुआ, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH। ये तो क्या है, एक प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल में आपने पहले बताया था। प्रबल अम्ल क्या होता है, जो आर्यनीयस कहता है वो तो हाइड्रोजन, आर्यनीयस तो कहता है कि जो यौगिक हाइड्रोजन का क्या करे, त्याग करे, हाइड्रोजन आयन का त्याग करे, वो क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। और फिर हमारे पास कौन आता है, ब्रास्टेड लोरी आता है। और ब्रास्टेड लोरी क्या कहता है कि जो प्रोटॉन का त्याग करे वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और फिर आता है मेरे पास लुईस आता है। और लुईस क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तीनों ही आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों ये अम्ल है, वो अम्ल कौन सा अम्ल है, ये आर्यनीयस अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, ये आर्यनीयस अम्ल। आप याद रखोगे आर्यनीयस अम्ल है, नहीं तो ये कौन सा, ब्रास्टेड लोरी अम्ल है। और लोरी क्योंकि वो तो
ये सिर्फ क्या करता है, HCl क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। HCl किसका त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। तो ये क्या हो गया, आर्यनीयस अम्ल हो गया। तो ये प्रबल अम्ल और ये क्या है, प्रबल क्षार है। दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें NaCl नमक प्राप्त होगा। NaCl नमक प्राप्त होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये लवण और जल। तो ये लवण कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीन बनाते हैं। लेकिन जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो, मेरे पास यहाँ पर क्या हो, दुर्बल क्षार हो, जैसे मैं ले लूँ आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ या और कोई यौगिक ले लिया जाए, तो हमें जो प्राप्त होने वाला लवण है वो किस प्रकृति का होगा, वो थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का, अम्लीय, जो मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार अगर मैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार ले लूँ तो वो प्राप्त होने वाला लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा। इस प्रकार से आपने अध्ययन किया था। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ये क्या होता है, लवण उदासीन होते हैं। ये लवण कैसे होते हैं, NaCl लवण होता है, वो उदासीन होता है और इसके pH की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, समुद्र या किसी खारे पानी के स्रोत को सुखाकर इसके वाष्पीकृत करके शानदार जल को क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त किया जाता है। और ये प्राप्त नमक अशुद्ध होता है, जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड संबंधी अशुद्धियां घुली हुई रहती है, जिसको एक संतृप्त NaCl के विलयन में डालकर इसमें तेज गति से हाइड्रोक्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे शुद्ध NaCl होता है वो तली में अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित जल क्या होता है, अवक्षेपित NaCl क्या होता है, पूर्णतः शुद्ध होता है। इसे आपको क्या रखना है, इतना ही आपको क्या रखना है, NaCl में याद रखना है। अब इसके गुण आपको पता है, भी आप घरों में इसको काम में लेते हो, तो गुण आप ही बता दो। ये क्या होता है, इसकी रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होता है। कैसा होता है, रूप ठोस होता है, कैसा होता है, ठोस होता है। बताओ इसके गलनांक उंच होते हैं, क्या होते हैं इसके गलनांक है, मैंने आपको गलनांक की अवधारणा एक बार बताई थी मैंने आपको। गलनांक उंच मतलब 1081 केल्विन के लगभग होते हैं, 1081 केल्विन के लगभग इसके। और जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो जल में क्या होते हैं, ये विलय होते हैं, जल में अत्यधिक क्या होते हैं, विलय होते हैं। और इसको जलीय विलयन कैसा होता है, आयनित होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, आयनित होता है, क्योंकि ये पूर्णतः जल में डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या होता है, ये आयनित हो जाता है। अब इसके यूजेज क्या है, ये तो इसके गुण हो गए। उपयोग बताओ भाई। उपयोग, पहला उपयोग तो आपको पता है कि घरों में साधारण नमक, घरों में क्या किया जाता है, इसका घरों में साधारण नमक का प्रयोग खाद्य सामग्री में किया जाता है। साधारण नमक का प्रयोग या घरों में इसका उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। दूसरा बताओ मुझे। अब आप कई बार क्या करते हो, अचार होता है या कोई खाद्य सामग्री होती है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या खाद्य परिरक्षण, इसको क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि दूसरा किसका उपयोग होता है, सिरका का उपयोग किया जाता है, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसका भी उपयोग किया जाता है। CH3COH का भी उपयोग किया जाता है। CH3CO एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य जैसे अचार होता है। अब तीसरा आप बताओ, कई बार क्या होते हैं कि जो ये आइसक्रीम रखने वाले होते हैं, वो अपने डब्बे में क्या करते हैं, बर्फ, और बर्फ के साथ क्या मिला देते हैं, NaCl नमक मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं अभी, क्योंकि उसका हिमांक उसका क्या बढ़ जाता है, गलनांक बढ़ जाता है। सॉरी, गलनांक क्या हो जाता है, नमक मिलाने से गलनांक ऊंच हो जाता है। ऊंच का मतलब वो अब धीमी गति से गलित अवस्था में आएगी, मतलब वो बर्फ है वो द्रव अवस्था में, मतलब पानी में H2O में द्रव में बहुत मतलब लेट बदलेगी, मतलब उसके लिए अधिक तापमान उसका बढ़ जाएगा या गलनांक उसका बढ़ जाएगा। तो इस बर्फ मतलब हिमीकरण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हिमीकरण मिश्रण में भी इसका उपयोग होता है। और किसमें, आगे आप देखोगे कि कास्टिक सोडा बनाओगे, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे, तब आप देखोगे कि नमक के जलीय विलयन का क्या करोगे, आप विद्युत अपघटन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कास्टिक सोडा प्राप्त होगा या NaOH प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हो कि NaOH बनाने में कच्ची सामग्री के रूप में। फिर आप क्या करोगे, देखो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाओगे, तब आप देखोगे कि नमक की को आप क्या करोगे, अमोनिया मिलाकर, नमक में क्या मिला के,
अमोनिया मिलाकर इसमें कौन सी गैस प्रोवाइड करोगे आप? H2O, मतलब सॉरी CO2 गैस प्रोवाइड करोगे। जल लवण के मतलब नमक के जलीय विलयन में अमोनिया गैस मिलाकर आप क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करोगे। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कपड़े खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। क्या मिलेगा आपको? बेकिंग सोडा, या इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। तो NaOH के निर्माण में, NaCO3 के निर्माण में, इसी प्रकार Na2CO3 के निर्माण में भी, या विरंजक चूर्ण आदि सभी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो बाकी जब हम हमारे यौगिक बन गए उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? NaCl। बताओ NaCl यहां तक समझ आया क्या? अब हम आगे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा यौगिक क्या देखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसे प्रेम से क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो दूसरा यौगिक ले रहा हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिखाई दे रहा है ना सभी को? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसमें क्या क्या याद रखनी है? भी इसका रासायनिक नाम याद रखना आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद ही होगा। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। दो चीज़ तो ये याद रखनी है। इसको प्राप्त करने के लिए आगे आप क्या याद हो? इसको प्राप्त करने के लिए NaCl के घोल को एक पात्र में लेते हैं। मतलब क्या करते हैं? NaCl प्लस H2O, NaCl का क्या ले लिया? जलीय विलयन ले लिया। NaCl का क्या ले लिया? जलीय विलयन ले लिया। अब इस NaCl के जलीय विलयन, ये NaCl का क्या है? जलीय विलयन है। इसमें दो क्या लगा दिए जाते हैं? दो प्लेटें लगा दी जाती है। एक तो एनोड प्लेट, और एक क्या लगा जाती है? कैथोड प्लेट लगा दी जाती है। एक कैथोड प्लेट और एक एनोड प्लेट। इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसको किससे जोड़ दिया जाता है? बैटरी से। अब यहाँ से क्या होगा कि एनोड पर तो क्या आएगा? एनोड पर तो क्लोरीन गैस आके इकट्ठी हो जाएगी। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर क्या इकट्ठी हो जाएगी? और हाइड्रोजन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी गैस आ जाएगी? हाइड्रोजन। और एनोड पर कौन सी गैस आ जाएगी? क्लोरीन गैस आ जाएगी। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? NaOH। कहने का मतलब है NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर क्या प्राप्त होता है? हमें NaOH प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? NaOH प्राप्त। यहाँ से क्लोरीन निकल गई, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई, क्या बचा? NaOH। देखो NaCl नमक किस विलयन के रूप में, मतलब द्रवित रूप में, प्लस इसमें किसका यूज करना पड़ेगा? इसको विद्युत अपघटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसको संतुलित कर लो। देखो इधर कितने NaOH है? देखो ये हाइड्रोजन इधर निकल गया, तो ये दो करना पड़ेगा, ये दो करना पड़ेगा। दो सोडियम तो दो इधर लाने पड़ेंगे हमें। क्या करना पड़ेगा? तो ये क्या हो गई? संतुलित हो गई। क्योंकि देखो इधर सोडियम कितने? दो, इधर सोडियम दो, ऑक्सीजन दो ये रहे, तो दो ये ऑक्सीजन रहे, हाइड्रोजन दो ये रहे, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। NaOH में आपको इतना याद रखना है। अब इसके गुण बताओ क्या क्या है? इसके गुण ये है कि ये आपको अपने कास्टिक सोडा को देखा होगा कई बार। कास्टिक सोडा गलनांक नमक से तो कुछ निम्न होता है, लेकिन ऊंची होता है। लगभग 591 के लगभग होता है इसका गलनांक। 591 के लगभग इसका गलनांक होता है। उसी प्रकार इसका रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और ये ठोस आकृति का होता है। और इस चिकनाई होती है, चिकना होता है, पाउडर के रूप में होता है। तो ये सफ़ेद, ठोस और चिकनाई युक्त होता है। और जल में क्या होता है? शीघ्र घुल जाता है। जल में शीघ्र घुल जाता है। और ये प्रबल क्षार होता है। कैसा होता है? NaOH भी प्रबल क्षार होता है। NaOH क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। और आपको पता है कि प्रबल क्षार हो जलीय विलयन में क्या हो जाता है? ये इस जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में। तो ये जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। और जल में घुलनशील होता है, चिकना होता है, जल में शीघ्र घुलनशील होता है, सफ़ेद होता है, ठोस होता है। और ये
प्रबल विद्युत अपघट्य भी होता है। क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? आप बात कर रहे हो उपयोग की, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? साबुन बनाने में, कागज, सिलक उद्योग, अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे साबुन उद्योग में क्या होता है? क्योंकि साबुन क्या होते हैं भाई, आगे आप पढ़ोगे, साबुन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है साबुन बनाने में? कि मुख्य रूप से साबुन होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टीरोइड है, और अनेक प्रकार के उच्च वसीय अम्ल होते हैं। उनमें जब क्या मिलाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे शैम्पू ये आते हैं, उनमें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, और जो साबुन आती है कपड़े धोने उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये आप आगे अध्ययन करोगे, मैं आपको बताऊंगा। उसमें ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। तो साबुन निर्माण में अपमार्जक तो आ गया साबुन, और कागज उद्योग में, सिलक में, बॉक्साइड के धातु क्रम में भी इसको उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? बॉक्साइड के धातु क्रम में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। पेट्रोलियम में सब आ जाते हैं भी, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, सब आ जाते हैं। वसा और तेलों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में विक्रमी के रूप में साधारण से इसके उपयोग है। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा यौगिक क्या रहेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा क्या पढ़ेंगे हमें? ये साबुन वाला मैं आपको बताऊंगा। साबुन में क्या होता है? जैसे CH3 COH, CH2 COH, CH3 COH, इस प्रकार में NaOH मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलते हैं? उच्च कार्बन श्रृंखला वाले, लगभग C12 से C14 उच्च कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के क्या होते हैं? ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। क्योंकि अब क्या होगा कि सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक क्या होते हैं? वो सल्फाइड होते हैं। वो इसके क्या होते हैं? सल्फाइड होते हैं, जो अच्छे से क्या करते हैं? आगे आप ये भी देखोगे कि साबुन खारे पानी में जा क्यों नहीं देता है? खारे पानी में जा इसलिए नहीं देता है कि उसमें खारे पानी में क्या होता है? Mg+2Cl और +2, आपने भी देखा था ना स्रोत में। खारे पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं? लवण घुले होते हैं, और वो क्या करते हैं? यहाँ पर क्या बना लेते हैं? जो RCOOMg जो जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। इसी प्रकार RCOO कैल्शियम पॉजिटिव। लेकिन अपमार्जन में क्या होता है कि सल्फोनेट बनाते हैं। ये लवण क्या बनाते हैं? सल्फोनेट बनाते हैं, जिस कारण घुले होते हैं। चलो हम आगे बाद में अध्ययन करेंगे। पहले तीसरा यौगिक पढ़ लेते हैं। इस और साबुन में देखो, एक होता है वो ध्रुवीय होता है, जो एक जल स्नेही होता है, और एक जल विरोधी होता है। जो जल स्नेही होता है वो तो बाहर की तरफ होता है, जल विरोधी होती है वो जो वसा होती है मिसेल का निर्माण करता है, उसकी तरफ वो उसका आकर्षण ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल से वो क्या होती है? जो चिकनाई युक्त अशुद्धि है, वह चिकनाई युक्त अशुद्धि वो ध्रुव की ओर जुड़ जाती है, और ध्रुव की ओर जुड़ने के बाद वो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार आगे पढ़ेंगे हम। चलो, ये तो नॉर्मल जानकारी बताइए जो आपको रिकॉल हो सके। अब हम बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। आपको चीज़ याद रखनी है, 3 बातें याद रखनी है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका इसका निर्माण कैसे किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है कि NaCl, हमारे पास क्या है? नमक है, और नमक का जलीय विलयन H2O ले लिया। नमक के जलीय विलयन H2O, फिर हम NH3 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? अमोनिया प्लस कार्बन डाई गैस प्रवाहित करते हैं। तो हमें एक यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसे हम प्रेम से नौसादर भी कहते हैं। इससे हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसे प्रेम से नौसादर भी कहते हैं। प्रेम से क्या कहते हैं? नौसादर भी कहते हैं। और प्लस में क्या प्राप्त होगा? देखो, NH4, एक H यहाँ से आ गया, NH4 और Cl आ गया, क्या बचा? Na, ये Na रहा।
एच एक एच इधर आ गया देखो, और एक एच यहाँ पर बचा। CO3 दो CO रहा, O2 ये रहा, और एक ये रहा CO3। क्या बन गया हमारा? खाने का सोडा बन गया। क्या बन गया? खाने का सोडा। दूसरी विधि ये है कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है? सोडियम में कार्बोनेट होता है, उसमें कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है, तो भी हमारे पास क्या बनता है? NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही प्राप्त होता है। कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेना है, सोडियम कार्बोनेट का क्या लेना है हमें? जलीय विलयन। तो Na2CO3 प्लस H2O, ये क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। अब इसमें कौन सी गैस प्रभावित करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करोगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, खाने का सोडा प्राप्त होगा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, देखो पहला उपयोग तो ये किया जाता है कि इसका उपयोग खास करके ये देखो खाद्य पदार्थों में मिलाकर इसको गर्म करने पर खाद्य पदार्थों में क्या किया जाता है? जैसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाद्य पदार्थों में क्या किया मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलती है? बाहर निकलती है, और बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूल कर क्या हो जाते हैं? हल्के, और इसमें छिद्र पड़ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। यही क्या होता है? इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और ये कैसा होता है? ठोस होता है। और बाकी बात जो हम पढ़ के आए हैं वो दोनों जल में विलय थे, और ये जल में क्या होता है? अलप विलय होता है। घुलता तो अपन कम घुलता है, अलप विलय होता है। इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति होता है? क्षारीय। और क्षारीय प्रकृति का होने के कारण आप देखना इसका आगे हम उपयोग करेंगे, जैसे एंटी एसिड के रूप में, हम पेट की अम्लता को दूर करने में, इस प्रकार के हम यूजेज लेंगे इसके क्षारीय प्रकृति होने। क्योंकि जैसे हमारी आमाशय में जठरस से HCl निकलता है। जठरस से क्या निकलता है? HCl की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारे पेट में क्या होती है? जलन महसूस होती है। और जलन को, इस अम्लता को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? क्षारीय पदार्थ हम बाहर से ग्रहण करेंगे तो वो उदासीन होगा। तो इसके लिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, अर्थात पेट की एंटी एसिड के रूप में, मतलब पेट की अम्लता को दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है।